हेलो एवरीवन, आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में अंग्रेजों के बंगाल विजय के संदर्भ में कुछ चीजें अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि एक षड्यंत्र का परिणाम था। षड्यंत्र इस प्रकार किया गया कि वहाँ के जो मीर बख्शी थे, मीर जाफर, और वहाँ के जो कुछ बड़े पदाधिकारी थे, साथ में वहाँ के जगत सेठ और कुछ बड़े ट्रेडर्स, इन सब लोगों ने मिलकर के क्लाइव के साथ एक षड्यंत्र किया, एक कॉन्स्पिरेसी किया, जिसका उद्देश्य ये था कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर को ले आया गया, और यह युद्ध बेसिकली देखा जाए तो विश्वासघातों का परिणाम था। जिन पर नवाब सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उन्हीं लोगों ने उसका विश्वास तोड़ा और कंपनी के साथ एक सौदा कर लिया। परिणाम क्या होता है कि भारत में एक विदेशी सत्ता का प्रभुत्व स्थापित होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया कि लगभग 3 घंटों तक केवल ये युद्ध चला था। अगर युद्धों के इतिहास की बात करें तो इसे एक झड़प मात्र कहते हैं। कोई इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्व नहीं रखता है जो युद्धों का इतिहास है उसके संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि अगर देखें कंपनी की तरफ से तो केवल 65 लोग मारे गए थे, जबकि अगर इधर से देखा जाए तो लगभग 500 के आसपास लोग हताहत हुए थे। नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा षड्यंत्र के नाते शामिल ही नहीं हुआ युद्ध में। 50,000 सेना में से केवल 11,000 सैनिक शामिल हुए। केवल 3 घंटे युद्ध चला, लेकिन इसका परिणाम बड़ा दूरगामी हुआ। न केवल सत्ता परिवर्तन, इस सत्ता परिवर्तन को बंगाल में प्रथम क्रांति भी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं इसे? बंगाल में प्रथम क्रांति कहते हैं। बंगाल में प्रथम क्रांति, फर्स्ट रिवॉल्यूशन। अब इनके लिए तो क्रांति थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ किसके लाभ में गया? अंग्रेजों के लाभ में गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में गया। अब केवल सत्ता परिवर्तन मात्र नहीं थे ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो इसका परिणाम यह होता है कि बंगाल जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, उस पर किसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है? अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक, अगला एक बड़ा महत्व हुआ इसमें कि 24 परगना एक जिले का नाम है। 24 परगना जिला, ठीक है, ये किसे दे दिया गया? मतलब एक जिले का पूरा जागीर किसे दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। कंपनी को दे दिया गया। तो कंपनी अब देख रहे हैं एक जिला भी पा गई भारत में, यानी उसका जो है भारत में एक जमींदार के रूप में अस्तित्व तो आरंभ हो जाता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण, अब इसमें जमींदारी का मतलब ये हुआ कि इसका राजस्व, यदि 24 परगना जिला जो महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ के जिले का कुल राजस्व यानी उसकी जो लगान की वसूली होती है वो किसके पास जाएगी? कंपनी के पास जाएगी। मतलब इस जिले की जो टोटल आय होती है, टोटल इनकम होता है, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, अगला परिणाम ये होता है कि क्लाइव को 2,34,000, कितना? 2,34,000 पाउंड प्राप्त हुआ। इतने चांदी के सिक्के मिले। अब इसका जो मूल्य अभी के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों में होगा। ठीक है, तो क्लाइव को कितना प्राप्त हुआ? 2,34,000 पाउंड, और उसे साबत जंग की उपाधि दी गई। ये नजराने के रूप में दिया गया कि आपने हमें नवाब बनाया। एक्चुअल में क्या था कि एक डील ही थी, कंपनी ने बंगाल के खजाने को बांट लिया, कह सकते हैं आप। ठीक है, और इन्होंने चूंकि बड़ा वीरतापूर्ण कारनामा दिखाया था, तो क्लाइव को किसकी उपाधि मिली? साबत जंग की उपाधि। ये किसने दिया? बंगाल के नवाब मीर जाफर ने किया, जो गद्दार था। ठीक है, साबत जंग की उपाधि दिया किसको? क्लाइव को। तो क्लाइव को, अब आप देखिए, क्लाइव को एक मटेरियल गेन हुआ, क्या? रुपए इतने मिले, और साबत जंग की उपाधि मिली, यानी सम्मान में भी उसकी वृद्धि की गई। कंपनी को 50 लाख पाउंड मिला। 50 लाख पाउंड किसे मिला? ये कंपनी को मिला, मतलब उसके जो सैनिक थे उनमें बटेगा ये। ठीक है, कंपनी के सैनिकों को मिला। अब देखिए आप, ये सब नजराने के रूप में गया। ये टोटल क्या कहलाया? नजराना। ये क्या कहलाता है? नजराना। नजराना मतलब ये होता है भेंट। बड़े लोग आते थे पहले तो नजराना दिया जाता था, और आप देखिए नजराना अपनी खुशी से होता था, लेकिन यहाँ नजराना देने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। आगे ध्यान रखेंगे, बार बार एक टर्म आएगा कि नजराना ये कंपनी के अधिकारी मांगते थे। किनसे मांगते थे? जो नवाब बनता था उसे। कंपनी का कोई अधिकारी जाता था राजधानी मुर्शिदाबाद, तो पहले एक संदेश भिजवा देता था कि जो हमारे उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में किस लेवल के पदाधिकारी हैं, तो मिनिमम कितना नजराना इनको, कितनी भेंट इनको मिलनी चाहिए। अगर उसे कम दिए तो उनकी तौहीनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हायरार्की को ध्यान में रखा जाता था, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाता था नजराना देने में भी। ये तो छोटी मोटी बातें हुई, हालांकि यहीं से कंपनी ने भारत में लूट आरंभ कर दिया, बंगाल की लूट। और आप ये देखिए कि जो बड़े अमाउंट मिलते थे इनको, ये कंपनी के पदाधिकारी कैश में नहीं ले जाते थे, बंगाल से सस्ता माल खरीदते थे, उतने पैसे का इन्हें निजी ट्रेड में लगा देते थे।
सस्ती कीमतों पर जो कि शासन सत्ता उनके पास थी, इस नाते निजी अपना क्या करते थे, ये निजी व्यापार करते थे। उस पर भी हम लोग पीछे चर्चा किए, दस्तक मिल चुका था इन्हें, ठीक है। तो दस्तकों का दुरुपयोग करते थे, यानी कंपनी को दस्तक मिला था, दस्तक का अधिकार, यानी फ्री ट्रेड करने का किसे मिला था, कंपनी को। लेकिन उसका दुरुपयोग ये लोग निजी ट्रेड में, क्लाइव हो या और तमाम पदाधिकारी, उन्होंने खूब लूट मचाई भारत से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप देखें तो सीधे तौर पर आप देखेंगे तो मीर जाफर एक कठपुतली सरकार बनाता है यहाँ पर, किसके हाथ में टोटल कंट्रोल है, अभी क्लाइव के हाथ में है। इसी नाते मीर जाफर को एक नेगेटिव टर्म में कहा जाता था कि वो क्लाइव का गधा था। क्या था? क्लाइव के गधे के रूप में उसको चिन्हित किया जाता था। अब इसके परिणाम का हम दूसरा पहलू देखें, दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो दूरगामी परिणामों में अगर हम बात करें, ये तो मतलब तात्कालिक हुआ, जो भारत से तो इतना लूट ले गए। आप देखिएगा कि गजनी गोरी जितने आए भारत को लूटे, लेकिन भारत फिर भी, भारत की समृद्धि खत्म नहीं होती है। भारत ने फिर अपना धन अर्जित कर लिया, लेकिन यहां जो प्रक्रिया शुरू होती है वो दूसरे टाइप की है। एक परजीवी सत्ता भारत पर स्थापित हो जाती है, और आप देखेंगे कि सारी कंपनी ट्रेडर के रूप में आई थी। अब एक कंपनी जो हमने पीछे कई बार चर्चा किया कि डुपरे ने सोचा था कि राजनीतिक अधिकार भारत पर स्थापित कर लिया जाए, यहीं के लोगों से पैसा वसूलें और उनका माल उन्हीं पर दबाव डाल करके, क्योंकि वो शासक होंगे, सस्ती कीमतों पर 5 रुपए का सामान 1-2 रुपए में खरीदें, ठीक है। तो हमारा माल भी वो ले गए, हमारे ही पैसे से हमारा माल ले गए, तो डबल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। हमारा पैसा भी गया, हमारा सामान भी गया, और इवन जो दुनिया की इतनी बड़ी बाजार थी भारतीय माल की, वो भी आगे चल करके ये लोग छीन लेंगे। तो दूरगामी दृष्टि से प्लासी के युद्ध का बड़ा परिणाम निकलता है। पहला तो ये जिसकी बात की। दूसरा चीज आप देखिए, जितनी कंपनियां हैं, इनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, प्लासी के एक विजय से बहुत पीछे छूट गई, बहुत पीछे छूट गई। हमने पीछे चर्चा भी किया था कि फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी, इस बीच में आप देख रहे हैं सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा, पीछे पढ़ा चुका हूं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। आप ध्यान रखिए, सारी चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे तो ज्यादा याद भी होगा कि 1756 में सप्तवर्षीय संघर्ष शुरू होता है इंग्लैंड और फ्रांस में, और यहाँ थर्ड कर्नाटक वार शुरू हो जाता है। पीछे पढ़ा चुके हैं, यहाँ वीडियो जिन्होंने पढ़ा देख लीजिएगा। परिणाम क्या होता है कि दोनों भारत में भिड़ रहे थे। कौन कौन दोनों भिड़ रहे थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब आप देख रहे हैं कि बंगाल पर पूरा आधिपत्य हो गया अंग्रेजों का, उनका अपना कठपुतली नवाब बना बैठा है। उसने सारी फ्रांसीसी बस्तियां और जो कंपनियां थी किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी फ्रांस की अगर कहा जाए तो उसके जमीन के पैरों के नीचे जमीन छीन गई, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ा ट्रेड था, और बंगाल किसके हाथ में चला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। तो अब आप देखिए, प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिए जाते हैं कौन? फ्रांस, फ्रांसीसी और डच। पीछे बात कर चुका हूं कि डचों को बेदारा के युद्ध में 57 में विजय मिली, तो आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा अंग्रेजों का, और उनकी मजबूती कितनी। पूरे बंगाल का शासन किसके मुट्ठी में है? अंग्रेजों की मुट्ठी में है। उनकी कोई प्रतिद्वंदी वहां टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। सरकार उनकी अपनी कहा लीजिए, ठीक है। परिणाम यह हुआ, डचों को बेदारा के युद्ध में यही पराजित कर दिया 1759 में, पीछे पड़ चुके हैं। और डचों का यहाँ पर से पैर उखड़ गया, भाग चले यहाँ से। और 1760 में इन्होंने बांडियावास के युद्ध में किसको पराजित कर दिया? फ्रांसीसियों को। और आप देखते हैं कि 1761 में पांडिचेरी को भी जीत लिया। फिर 1763 में आगे चल करके आप देखेंगे कि पांडिचेरी, यनम, कराईकल और माहे उन्हें मिला। बाकी फ्रांसीसी कंटेन कर दिए गए कि 4 क्षेत्रों में रहेंगे और बाहर कदम नहीं रखेंगे। तो अब दिखने लगा कि भारत पर शासन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। लेकिन अंग्रेज अभी बहुत सतर्कता से, आप देखेंगे एक प्रश्न उठाते थे अंग्रेज, कहते थे भारत जीतने नहीं आए थे, हम लोग ट्रेडर बनकर के आए थे, 1608 में आए थे। हमने बाकी इतने लंबे समय तक 150 सालों तक हमने ट्रेड किया, भारत में कहाँ हमने किया? वो तो दयोग से हमारे झोली में गिरता गया। अंग्रेज बहुत शातिर खिलाड़ी थे, इसी को कहते कूटनीति में बहुत माहिर होना। अंग्रेज जानते थे कि 1757 में अगर एक झटके में बंगाल के शासक को उखाड़ फेंक करके कंपनी अगर अपना वर्चस्व बनाती तो आंतरिक विद्रोह हो सकता था, और जो बाहर के तमाम यूरोपीय ताकतें थी वो इनके विरुद्ध हो जाती और इनको पैर जमाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये लोग फूक फूक कर कदम रखना, इसकी रणनीति इन्होंने अपनाया। तो 1757 में इन्होंने प्रत्यक्ष शासन नहीं स्थापित किया, अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया, एक कठपुतली सरकार बना करके। अब आगे क्या होता है, आप देखेंगे भारत में यहीं से धन निष्कासन शुरू होता है। धन निष्कासन, धन निष्कासन को यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस चीज को दादा भाई नौरोजी ने और कुछ और लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि भारत से निकलने वाला वह धन, जैसे हम लोग अभी पीछे बात भी की है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारा कोई धन नहीं जा रहा होता है। मान लीजिए ट्रेड में हम कोई सामान या विनिर्मित वस्तु बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड बेच रहे हैं, जैसे कपड़ा हम बेच रहे हैं, ठीक है। सामान मान लो हम कपड़ा किसी को बेचा, हमने मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने कपड़ा दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमें क्या देती थी? इसके उसमें एवज में बुलियंस देती थी। जितने का कपड़ा ले गई उतने का बुलियंस हमें उसने दे दिया, तो बैलेंस हो गया। इसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ करके अपनी कीमत तय करते थे, इसमें हम प्रॉफिट में रहते थे, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती थी। लेकिन अब आप देखेंगे, अब ट्रेड नहीं हो रहा है। अब की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? बंगाल को लूट रही है। अभी इसको हम कहते हैं बंगाल की लूट, ठीक है। बंगाल की लूट कैसे? आपने अभी देखा कि 2,34,000 इनको नजराना मिला, एक मुश्त एक बार मिला। ऐसी चलती चलेगी परंपरा, आगे भी आप देखेंगे कि कोई पदाधिकारी बहाना बना करके मुर्शिदाबाद आता था और पहले एक लेटर भिजवा दिया जाता था अपने कार्यालयों से कि फला रैंक के साहब आ रहे हैं, इनके लिए इतना नजराना रखिएगा। उसका क्या करते थे? यानी हमारा ही पैसा होगा, इंडियन रेवेन्यू का होगा, हिस्सा हुआ वो। अब इंडियन रेवेन्यू का हिस्सा 50 लाख जो इनको मिला उसको भी ट्रेड में लगा दिया। अभी ट्रेड नहीं है। आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को लूटा, यानी ये भारतीय पैसा है। किसका पैसा है? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बुलियंस कहां से लाती थी? जो व्यापार वाणिज्य करती थी वहां से लाती थी, यानी अपनी गाढ़ी कमाई का बुलियंस हमें देते थे। अब बंगाल की लूट में भारतीय पैसा, और इसी पैसे से क्या खरीद लिया?
भारतीय माल खरीद लिए। और भारतीय माल जो खरीद रहे हैं, ये आप ये सोचिए कि 5 रुपया भारत से वसूला, तो 5 रुपए की माल नहीं लिया इन्होंने, बल्कि हमारा माल जो 5 रुपए का था उसे कहा 2 रुपए में हमें दो, 3 रुपए में हमें दो। क्यों? डरवा धमका करके लिया। और इसी में आप देखेंगे दादनी प्रथा एक चलेगी। क्या चलेगी? दादनी प्रथा। ये आपको जानना है। दादनी प्रथा में क्या होता था? दादनी प्रथा, इस दादनी प्रथा में एडवांस पेमेंट कर दिया जाता था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। एडवांस पेमेंट कर दिया जाता था किसको? जैसे मान लीजिए ढाका का मलमल बुल की डिमांड थी बाहर, ढाका का मलमल, बड़ी फाइन क्वालिटी का मलमल का एक मुलायम सा बढ़िया सा फाइन क्वालिटी का कपड़ा होता है, बहुत झीना सा। मतलब ढाका के मलमल के बारे में कहा जाता है कि जो अंगूठियां पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, ठीक है, उसके अंदर से एक थान कपड़ा पार कर जाता था। इतना महीन, इतना हल्का कपड़ा होता था, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी। तो ढाका का मलमल मान लो इनको किसी से बुनकर से बुनवाना हुआ, तो इन्होंने कहा कि 100 मीटर, मान लो हमें 100 गज या 200 गज जो भी है, हमें मलमल चाहिए, हम इसका ऑर्डर, उन्होंने कंपनी वाला किसी बुनकर को आकर के ऑर्डर दिया। ठीक है, तो पहले तो दबाव बनाता था, ये शासक वर्ग हो गए थे कि तुम ज्यादा महंगा बेच रहे हो। अच्छा, कोई और खरीदने वाला नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली बची, बाकी सबको यहाँ तड़ीपार कर दिया। तो कंपनी का एकाधिकार होगा, तड़ीपार मतलब सीमा से पार कर दिया, बंगाल की सीमा से सबको बाहर कर देना, यही तड़ीपार है। तो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब मतलब ये कहते हैं इकोनॉमिक्स में, एकल क्रेता बचा, एक खरीदार बचा, तो बेचेंगे किसको आप? जैसे मान लीजिए मछली बाजार में आप जाते हैं, सब्जी बाजार में आप जाते हैं, आप अकेले खरीदने वाले हैं और दसियों बैठे हुए हैं बेचने वाले, तो मूल्य का निर्धारक कौन होगा? खरीदार होगा। तो इसके उल्टा जब होता है, बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाला ज्यादा होता है, सब लोग लगे रहते हैं इतने दे दो, हम इतना दाम दे देंगे, तो दाम वो तय करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? कोई बोला हमारा माल 5 रुपए का, बोला नहीं 5 नहीं, हम 2 में लेंगे। अब क्या करेंगे? मजबूरी में बेचना है, धौंस भी दिया उसे, क्योंकि शासन सत्ता उसके पास आ गई है। अंग्रेजों से लोग अब डरने लगे, क्योंकि नवाब को पराजित कर चुका है। आप समझा करिए इस चीज को। परिणाम क्या होता है? जैसे मान लो ढाका के मलमल का बुनकर है, अब उससे उन्होंने मान लो रेट तय किया कि 2 रुपया गज हम, ठीक है, 2 रुपया प्रति गज हम कपड़ा खरीदेंगे। ठीक है, 2 रुपया प्रति गज, ऐसे समझने के लिए बात कर रहे हैं हम। 2 रुपया प्रति गज हम ढाका का मलमल खरीदेंगे। ये कौन कह रहा है? जो कंपनी का वो है, फैक्टर है, एजेंट, कलेक्शन एजेंट। वो आता था भारत का एक दुभाषिया बिचौलिया बन गया। भारत में बहुत दलाल जानते हैं, अभी भी हमारे देश में समस्या है। तो भारत का कोई दलाल जो टूटी फूटी लोकल लैंग्वेज तो जानता ही था, अंग्रेजी भी जानता था, तो अंग्रेजों को लेकर के पहुंचाता था, वो भी ठगी में मदद करता था कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, ऐसे बात करता था। 2 रुपए गज का भाव तय हुआ। अब मान लीजिए कि 100 गज की बात हुई, कितने गज देना है? 100 गज कपड़ा बुन करके उसे एक निश्चित समय में देना है, तो उसको ये एडवांस पेमेंट कर देते थे। कुछ कितना कर दिए? मान लीजिए इन्होंने 50 रुपया पे कर दिया, यानी टोटल 200 हो रहा है, 50 रुपया इन्होंने पे किया। अच्छा, हमारे जो बुनकर होते थे वो अनपढ़ होते थे बेचारे, वो इंटरलोकल बिचौलिया होता था, उससे थोड़ा विश्वास कर लेते थे, क्योंकि वो वहीं का व्यक्ति होता था, भारत का ही, ठीक है, बंगाल का ही। तो उन्होंने 50 रुपया मान लीजिए एडवांस दिया, तो ये 50 लिखते नहीं थे, इसको बढ़ा देते थे, क्योंकि वो आदमी जो था वो अनपढ़ था। 50 की जगह पर कितना लिख दिया इन्होंने? 100 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से वो जो एग्रीमेंट होता था उस पर ये क्या करते थे कि उसको लिखित में ले लेते, अंगूठा टेक करवा लेते थे, लिख करके तो अपने देते थे, उसे अंगूठा लगवा लेते। तो दिया है 50, 100 रुपए उस पर लिखा है, और दिया है कितना? 50 रुपए। ठीक, ये ठगी हो गई। इतना कम दाम लगवाया, उसके बाद में क्या कर रहे हैं? उसके साथ ठगी कर दे रहे हैं। ये बड़ी समस्या होती थी। इसमें काफी ज्यादा ठगी हुई। कई बार तो कहते थे फुल पेमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर पेमेंट की जब बात आती थी तो पेमेंट में ये लोग घोटाला करके बैठ जाते थे, और उसके बाद आकर के क्लेम करते कि नहीं, हमने इतना नहीं, इतना दिया। अब कोर्ट कचहरी जो थी वो सब उनके प्रभाव में थी। इस नाते हमारे यहाँ का जो बुनकर था वो मारा जाता था। इतना परेशान किया इन्होंने कि कहा जाता, कई जगह रेफरेंस आता है कि आप बुनाई में अंगूठे का बड़ा महत्व था, तो यहाँ के बुनकर अपना अंगूठा कटवा लेते थे। अब आप सोचिए कितना दुखित दुखित रहे होंगे, क्योंकि उनको लागत ही नहीं निकलती थी। मेहनत करते थे, अंग्रेज आकर के फ्रॉड करके निकल जाते थे। कोर्ट कचहरी कहीं जाते तो वहां उन्हीं का पक्ष सुना जाता, क्योंकि वो शासक पर थे। तो इस तरह से बहुत समस्या इन्होंने पैदा करना शुरू किया। तो दूरगामी प्रभावों में अगर बात करें तो भारत में लूट का एक सिस्टम शुरू हुआ। भारत के पैसे से ही भारत का माल लेने लगे उन्हें पौने दाम पर। भारत का धन तेजी से कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड जाने लगा। और आप देखेंगे कि इसका परिणाम ये निकलता है कि कंपनी अब 1750 के दशक में, 1750 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, हम पीछे बता चुके हैं। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होता है, और उस औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जो बंगाल का लूटा हुआ धन था। और यही जो निष्कासन करने लगे, धन ले जाने लगे, उसी को हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। यानी भारत से निकल गया वह धन जिसके बदले में हमें कुछ इन्होंने नहीं दिया। ये बड़ी समस्या आती है, होती है। ठीक है, और आप देखेंगे ये 1757 से आरंभ हुआ धन निष्कासन, और कब तक चलेगा? 1947 तक भारत की लूट अनवरत चलती रही। इसी नाते दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत पर चलने वाला एक अनवरत आक्रमण है, अनवरत लूट है, सतत लूट है। हर दिन भारत लूट रहा है। आगे आप देखेंगे किस तरीके से और इनका दायरा बढ़ जाएगा। तो समझ में आया? तो प्लासी ने भारत का, कह लीजिए कि भाग्य, अब भाग्य में अब क्या लिखने की, अभी तो धुंधली छाया दिख रही है कि भारत गुलाम होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी समस्या हुई। अब इसके बारे में कहा गया, कुछ इतिहासकारों का मत है, के एम पनिक्कर एक इतिहासकार है, के एम पनिक्कर। ठीक है, के एम पनिक्कर ने कहा
कि ये जो भारत में इस व्यवस्था स्थापित हुई है प्लासी के युद्ध में, वह एक सौदा था। इसमें धनी सेठों ने, ये क्या था, एक सौदा था, प्लासी एक सौदा था। किसने सौदा कर लिया? सौदा था, जिसमें मीर जाफर तथा बंगाल के धन्ना सेठों ने अपने नवाब को बेच डाला। अपने नवाब को किसके हाथों बेच डाला? अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। ठीक है, तो कहा जाता है ये विश्वासघात था। ये युद्ध के बजाय क्या था? प्लासी विश्वासघात था। जदुनाथ सरकार, अब यहीं से आप देखेंगे कि अगर हम दूरगामी दृष्टिकोण से देखें, जैसे भारत में हम 3 कालखंड में इतिहास को विभाजित करते हैं। कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। शुरू से कहा जाता है पाषाण एज से लेकर के 712 तक के इतिहास को हम प्राचीन काल कहते हैं। 712 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो अरबों ने सिंध की विजय की थी। मतलब देखो, एक नया तत्व भारत में आता है, एक नई व्यवस्था, इस्लामिक प्रणाली आएगी। अभी शुरुआत ही हुई 712 में। हालांकि तत्काल बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सामंतवादी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आती है। क्षेत्रीय विच्छिन्नीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 712 से लेकर के और 1757 तक के फेज को, जिसमें सल्तनत और 712 से लेकर के 1526 तक एक कालखंड दिखाई देता है, जिसमें शुरू के काल को 712 से लेकर के और तब तक गोरी के आक्रमण तक 1192 तक हम लोग कहते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक है, इसको किसमें कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। 712 से लेकर के कब तक? 1192 तक। 1192 से आप देख रहे हैं तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। 1192 से लेकर 1526 तक ये सल्तनत काल का पीरियड है। ठीक है, और 1526 में आप देखते हैं मुगल शासन की स्थापना हो गई, जो 1757 तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हो जाता है। तो यदुनाथ सरकार ने कहा कि भारत में, हालांकि कुछ विद्वान अलग अलग डेट में देते हैं, तो यदुनाथ सरकार, यदुनाथ लिखा जाता है, यदुनाथ बंगाल में या की जगह जा लिखा जाता है। यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल का अंत हुआ। अब ये मार्क करिएगा, मध्यकाल का अंत। किसका अंत हो गया? मध्यकाल का अंत। और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। किसका अंत हुआ? मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। ये कौन कहते हैं? स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो यदुनाथ सरकार ने कहा था। अब इसके पीछे थोड़ी सी धारणा समझिए कि मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल के आरंभ की बात क्यों की जाती है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ की जो शासक हैं, शक्तियां हैं, वो किस प्रवृत्ति की हैं? उनकी प्रवृत्ति आप देखेंगे मध्यकालीन प्रवृत्ति के हैं, मतलब वो सामंती प्रवृत्ति के हैं। उनके यहाँ आप देखेंगे जो सोच और व्यवस्थाएं हैं वो कैसी चल रही है? मध्यकालीन चल रही है। धर्मतंत्री राज व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन एक आधुनिक जो शक्ति जो पुनर्जागरण के बाद जन्मी है, जहाँ लोकतंत्र आ रहा है धीरे धीरे, जहाँ औद्योगिक क्रांति आ रही है, जहाँ मतलब एक मध्यवर्गीय व्यवस्था आगे उभर करके आएगी, तो उसको कहा कि एक आधुनिक समाज था। अब भारत पर जो शासन करने वाले हैं वो कौन सी शक्तियां हैं? वो मॉडर्न एज की पावर है। ठीक है, इसी नाते कहा गया कि 23 जून 1757 जिस दिन प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेज जीत गए, तो एक नई शक्ति आएगी और आप देखेंगे उसके अधीन भारत 1757 से लेकर 1947 तक का अगर आप अध्ययन करें आगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे भारत, यानी मध्यकाल में हम लोग यहाँ थे और 1947 में हम लोग कहाँ प्रवेश कर चुके हैं? आधुनिक काल दिखाई देता है। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके पहले मध्यकाल है और इसके बाद आधुनिक काल भारत में दिखाई देता है। और हम लोग जब 1947 में स्वतंत्र होते हैं तो हमारे पास संवैधानिक व्यवस्था है, भले पहले अंग्रेजों वाली थी। 1935 का अधिनियम का एक बड़ा हिस्सा तो है हमारे संविधान में। इसके अलावा हमारे पास एक लोकतांत्रिक सेटअप बन चुका था। हम लोग देखते हैं कि भले लिमिटेड स्केल पर ही कहिए, मॉडर्न इंडस्ट्री थी, वो भी थी, आधुनिक शिक्षा पद्धति थी, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो कहा गया कि इन्होंने भारत का रूपांतरण कर दिया, मध्यकालिक भारत को किसमें रूपांतरित कर दिया? आधुनिक भारत में रूपांतरित कर दिया। इसी नाते कहते हैं युग का अंत हुआ। प्लासी के युद्ध के साथ किसका अंत हुआ? एक युग का अंत हुआ। अब आते हैं आगे, स्थिति क्या बनती है, तो यहां तक समझ में आया। तो प्रथम क्रांति आपने बंगाल की देखी, जिसमें मूल रूप से प्लासी के युद्ध के बाद, जिसको हम बल्कि युद्ध ना कह करके क्या कहते हैं, एक षड्यंत्र कहते हैं, उसके द्वारा सत्ता में परिवर्तन हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, मीर जाफर को इन्होंने स्थापित किया। अंग्रेज बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे कह लीजिए भारत में अपने वर्चस्व की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, अब ये देखते हैं धीरे धीरे मीर जाफर जो है उसकी उपादेयता या उपयोगिता बहुत कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है? जितना वसूल सकते थे वसूल ले। जैसे आप नींबू को एक हाथ से ज्यादा निचोड़ेंगे तो उसमें तीखापन आ जाता है, बस उसको। ठीक है, ऐसे एक लिमिट तक उन्होंने निचोड़ लिया। अब लगा इन्होंने, इनको कुछ इसमें बचा नहीं है, हम दूसरे किसी को ले आए तो बेहतर होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये प्लान करने लगे कि इसकी जगह पर एक विकल्प तलाशो दूसरा।
पहली चीज वो आएगा तो उससे ज्यादा कंसेशन ले लेंगे। इनकी निगाह जो थी 3 जिलों पर थी, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। इसके कान में बात डाली जाती है मीर जाफर की, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ। ठीक है, तो हम प्लान करने लगे। अच्छा, दूसरा नजराना भी धीरे धीरे कम होने लगा, तो इनको था एक बड़ा अमाउंट फिर मिले, तो इन्होंने फिर कोई गद्दार तलाशना शुरू किया कि कौन घर का भेदी है, मतलब घर में कौन सा बैठा हुआ विभीषण। तो इन्हें मिल गया उसी का, आप देखिए कर्मा रिपीट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि मीर जाफर का दामाद था, मीर जाफर का दामाद, उसका दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम। इसके साथ इन्होंने षड्यंत्र करना आरंभ किया और ये सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। परिणाम ये होता है कि 1760 में बंगाल की द्वितीय क्रांति होती है, सेकेंड रिवॉल्यूशन, बंगाल की द्वितीय क्रांति। इस द्वितीय क्रांति में क्या होता है? मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। क्या किया गया? मीर कासिम नवाब बना दिया गया। ठीक है, 1760 से 1763 तक ये रहेगा। ठीक है, तो 1760 में किसको नवाब बना दिया गया? मीर जाफर की जगह पर उसके दामाद या जमाता मीर कासिम को। अब जाहिर सी बात, बड़ा सौदा हुआ था इस बार भी। इसमें क्या होता है कि मीर कासिम बर्धमान, बर्धमान जिले का नाम है बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। आप जानते हैं चटगांव का इंपॉर्टेंस है। ये तीनों महत्वपूर्ण जिले थे, जिसमें आप देख रहे हैं पोर्ट सिटी के रूप में चटगांव डेवलप होता है धीरे धीरे करके। एक ही बंदरगाह है इसमें बांग्लादेश का, क्या है? चटगांव। तो बर्धमान ले लिया, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी। जमींदारी किसे प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया इसने शर्तों के अधीन। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इसको आप याद करने के लिए BMC कर लीजिए। ठीक है, कुछ बनाया करिए इसे पढ़ते समय, थोड़ी टेक्निक लगाई ताकि चीजें याद रहें। तो आप देख रहे हैं पहले जिला मिल चुका है, कौन सा? पहले मिल चुका है 24 परगना। आप ये मत सोचिए 24 परगना मतलब 24 परगने दे दिया। इस नाम का क्या था? जिला था या डिस्ट्रिक्ट था, पीछे बता चुका हूं। तो 24 परगना पहले से मिल चुका है और अब 3 और मिल गए, यानी टोटल कितने जिले आ गए कंपनी के पास जमींदार के रूप में? 4 जिले मिल चुके हैं। ठीक है, तो 3 जिले कौन कौन से? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले मिल गए। एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरा ये हुआ कि सिलहट का चूना व्यापार। ठीक है, दूसरा ये हुआ सिलहट के चूना व्यापार का आधा हिस्सा मिला कंपनी को। अब इसका आधा हिस्सा, काफी फायदे वाला ये व्यापार था, आधा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को हाथ जाएगा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण लाभ। अब देखो कंपनी वाले धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? निचोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि दक्षिण में हम युद्ध चल रहे हैं। अब निगाह दक्षिण में मैसूर पर भी इनकी थी। ठीक है, अब ये सोच रहे थे कि अब मजबूत स्थिति हम दक्षिण में बनाए, जो भी फ्रांसीसी पुर्तगाली हैं उनके दबाव, उन पर तो दबाव बने ही। इन्होंने कर्नाटक युद्ध में देख लिया था कि बड़ी फ्रेजाइल कंडीशन में, बहुत कमजोर हो चुके हैं, भंगुर स्थिति में है भारत की तमाम शक्तियां दक्षिण में। तो इन्होंने प्लान किया था कि दक्कन की विजय करेंगे। तो पैसा कहाँ आएगा? पैसा दे नवाब। ठीक है, नवाब इसलिए है, तो इन्होंने 5 लाख रुपया दक्षिण विजय के लिए, दक्षिण के युद्धों के लिए मांगा। 5, मतलब आप खुद देखो इसका कौन सा प्रासंगिकता है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को ठग रहे हैं, चीटिंग चल रही एक दूसरे के लिए। तो मीर जाफर की जगह पर इनको नवाब बनाया जा रहा, तो इनको तो खुशी इनका क्या जा रहा था। तो इन्होंने कहा चलो नवाब बनाओ, ले लो जब लेना है। तो 5 लाख रुपए किसके लिए? दक्कन विजय के लिए। बताओ, भारत की जीत। अब आप देखिए बहुत हल्का लगा, प्लासी बहुत हल्का लगा, लेकिन अब जब जोड़ेंगे दूरगामी परिणाम तो आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है। हमारे ही पैसे से हमारे ऊपर अधिकार, धन्य था देश हमारा। ठीक है, तो 5 लाख रुपए दक्कन विजय के लिए किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी की। हम दक्षिण लड़कर जीतेंगे, जो सैन्य अभियान, बल्कि सैन्य अभियान भी लिख सकते हैं, दक्षिण में सैन्य अभियान करने के लिए खर्चा कौन देगा? नवाब साहब, नए नवाब साहब देंगे। नवाब साहब है ना, आप समझ सकते हैं क्या जाता था, इनके घर से किया जाता था। ये भी ले लिया इन्होंने। अगला इन्होंने कहा कि कंपनी का जो भी शत्रु या मित्र है वो आपका है। इशारा किधर की ओर था कि जितने इनके प्रतिद्वंदी हैं उनको उसमें बंगाल में आप बसने नहीं दोगे। मित्र को तो आने दोगे, हमारा मित्र है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे शत्रु हैं उनको आप पैर रखने नहीं देंगे। वो क्या इंश्योर करना चाह रहा था कि कहीं फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली कोई कहाँ ना रखने पाए पैर बंगाल में, क्योंकि बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो व्यापारिक एकाधिकार में किसी तरह से दखल नहीं और कोई प्रतिद्वंदी ना आने पाए, किसी से ये संधि समझौता न करने पाए, ये भी शर्त लगा दी गई। ठीक है, इन्होंने कुल मिलाकर के 17 लाख रुपया नजराने के रूप में वसूला। कितना वसूला? अब आप देखो, ये भी बंगाल की लूट में आता है। 17 लाख रुपए चांदी के रुपए हैं साहब, नजराने के रूप में वसूला गया। नवाब बने थे ना, नजराना दे। क्योंकि असल में बंगाल किसका हो चुका है? अंग्रेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंगाल हमारा है, तुमको बना रहे हैं तो तुम दो, खजाना तुम्हारा अकेले थोड़ी है। जो खजाना तुम्हें मिला है, मीर जाफर ने जो छोड़ा है पीछे, उसका बड़ा हिस्सा हमें दो, फिर बन जाओ तुम नवाब। फिर भारत के लोगों से निचोड़ो और उसका हिस्सा फिर हमको नजराने विभिन्न रूपों में दे दो। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्थितियां कैसे बदल रही हैं। भारत का दुर्भाग्य आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी नाते कुछ लोग कहते हैं कि प्लासी को अगर आप देखेंगे झड़प दिखाई देगी, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम देखेंगे ना, तो आप खुली आंखों से खुले दिमाग से देखेंगे तो लगता है कि भारत का गुलामी भारत की किस्मत में लिख दिया गया। अब आगे कौन गुलामी करेगा? 190 साल गुलामी करेंगे हम लोग। किसके? मुट्ठी बनाए हुए हैं, कुछ हजार में है इस देश में अंग्रेज, और करोड़ों की जनसंख्या को क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। देखिए किस तरीके से, क्योंकि हमारी आंतरिक दशा कैसी है। ठीक है, ससुर के साथ विश्वासघात कर रहा है दामाद, ये अपने भतीजा लगता था सिराजुद्दौला, उसके प्रति गद्दारी किया था। हमारे धनी मानी सेठ भी इसमें मजे ले रहे हैं, अपने हिस्से उड़ा रहे हैं, अपने लिए छूट पा रहे हैं, अपने लिए पैसे पा रहे हैं, मतलब बस छोटे छोटे लाभों के लिए, चीजों के लिए। कहीं देखो, इसी नाते कहते हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा भी नहीं आई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का सौदा कर रहे हैं, ये कितना गलत होता है। आज जब इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत दुख होता है। अब क्या होगा साहब? कौन आ गए? मीर कासिम आ गए। आप जानते हैं, इधर तो नवाब बना रहे हो और उसे सोच रहे हो कठपुतली। ये तो बूढ़ा था। ठीक है, कौन बूढ़ा था? ज्यादा उम्र दराज था। मीर जाफर काफी उम्र दराज हो चुका था, तो उसको तो लगा बुढ़ापे में नवाबी मिल रही है। अभी तक तो भले अधिकारी थे, लेकिन नवाब पे तो नौकर थे ना। तो इनको मौका क्या मिल रहा है? नवाब बनने का, नवाबी का। कहते नवाबी का शौक नहीं, बहुत सारी चीजें गंवा देते हैं लोग। तो होता क्या है कि मीर कासिम क्या करते हैं? मीर कासिम को लगा हम तो नवाब हैं, नहीं, ये नहीं सोच पाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्ली है ये। इनको लगा तो हम नवाब हैं, तो नवाब जैसा व्यवहार करने लगे। इनको लगा साहब ये मुर्शिदाबाद पास में पड़ता है कलकत्ता के, बार बार अंग्रेज जिसको देखो मुंह उठाए चले आते हैं, और पीछे से अपने आने से पहले ही एक कारिंदा भेज देते हैं कि फला लाट साहब आ रहे हैं, और इतना तैयार रखना नजराने के रूप में। इनको इरिटेशन हो रहा था। दूसरा, उनके सामने थोड़ा सा दबाव भी महसूस करते थे, क्योंकि वो कड़ में रहते थे। ठीक, क्योंकि कठपुतली थे, तो कठपुतली जैसा व्यवहार नहीं। युवा थे ना, थोड़ा खून गर्म रहा होगा, वो तो ठंडा हो चुका था। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? ये एकदम सचमुच में अपने को मान लिया कि हम बंगाल के नवाब हैं, स्वतंत्र नवाब जैसा व्यवहार करने लगे। तो मीर कासिम ने कुछ सुधार करना शुरू किया। मीर कासिम अब क्या करते हैं? अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करने की, अपनी सत्ता को मजबूत करने की, तो मीर कासिम के सुधार। ठीक है, पहला सुधार इन्होंने किया। हम लोग बात कर रहे थे राजधानी करीब थी, तो इन्होंने राजधानी बदल दिया। राजधानी सोचे इनसे दूर चले जाए तो पहुंचेंगे ही नहीं, नजराना देने की समस्या समाधान हो जाएगा। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल दिया। मुर्शिदाबाद बंगाल में, चले आए बिहार के मुंगेर में, ईस्टर्न बिहार में मुंगेर पड़ता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिए, मुंगेर ले आया। क्यों ले आया? हमने इस पर क्या लिखूंगा नहीं, ये कलकत्ते से दूर था और बार बार नजराना वसूले जाने के संकट से यहाँ पर इन्हें मुक्ति मिल गई। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरा काम ये किया, अब देखिए मजबूती लाने की, सेना को मजबूत करना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने तोप और तोड़दार बंदूकें, ठीक है, एवं बंदूकें बनाने का कारखाना मुंगेर में स्थापित किया। अभी भी आप देखेंगे मुंगेर में गन फैक्ट्री है, मुंगेर में स्थापित किया। ठीक है, अभी तैयारी कर रहे हैं साहब नवाबी दिखाने की। ठीक है, तो मुंगेर में इन्होंने क्या स्थापित कर दिया? बंदूक बनाने का, मैच लॉक गन या तोड़दार बंदूकें भी कहते हैं, तो बंदूकें बनाने लगे। ठीक है, इसको कहते हैं बंदूकें हो गया। ठीक है, मैच लॉक गन्स कहते हैं। ठीक है, तोड़दार, एक भरुआ बंदूक आती थी, इसमें ऊपर से बारूद डंडे से भरा जाता था। उसके जब तोड़दार जो बंदूकें होती हैं उसमें कार्टिज लगता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी होती है इसकी फायर करने की, तो ये लेकर के आए। ठीक, दूसरा, यूरोपीय पद्धति पर सेना का पुनर्गठन शुरू किया। यूरोपीय पद्धति पर उन्होंने सोचा हमारी सेना का जो पद्धति है पुराना है, युवा है ना, तो यूरोपीय पद्धति पर सेना का पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण, इन्होंने प्रशिक्षण भी सेना का आरंभ कर दिया यूरोपीय शैली से। ठीक है, इन्होंने इस उद्देश्य से एक जर्मन को अपने अधीन रख लिया। ठीक है, ये कोशिश क्या थी कि मॉडर्नाइज कर दिया जाए अपनी सेना को। इसके बाद इन्होंने क्या किया? बिहार में एक सूबेदार था, राम नारायण नाम था उसका। क्या नाम था? राम नारायण। राम नारायण काफी दिक्कत कर रहा था, रेवेन्यू कलेक्शन करके पहुंचाता नहीं था, उसका बड़ा हिस्सा दबा ले रहा था। मतलब वो भी लगभग सेमी ऑटोनोमस अपने आप को समझने लगा था। अंग्रेजों से थोड़ी बहुत उसकी सिटिंग भी बीच बीच में हो जाती थी, उसको कुछ पैसा दे देता था। अब आप देखिए बहुत बड़ा एरिया है, तो कंट्रोल प्रॉपर्ली करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो राम नारायण जो पहले से बंगाल का सूबेदार था, मतलब उप सूबेदार कहेंगे, डिप्टी गवर्नर था, वो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा दबा ले रहा था। तो इन्होंने क्या किया? मीर कासिम ने उसकी हत्या कर दी, राम नारायण को पराजित करके उसे मार डाला। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय उत्पाद जो मच रहा था, अनुशासनहीनता, उससे खत्म करने के लिए। तो बिहार के, अब यहां से देखो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। बिहार के, बल्कि ऐसे लिख लीजिए, विद्रोही, राजस्व नहीं देता था, पैसे ही नहीं देता था, विद्रोही नायब सूबेदार को अपदस्थ कर मार डाला। अब देखो खतरे बढ़ रहे हैं, अपदस्थ कर मार डाला। कहा इन्होंने हम नवाब हैं, हमारा आदेश पूरे इलाके पर चलेगा। अब ये बात अंग्रेज सब देख रहे हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से इन्होंने क्या किया?
पता करवाया कि भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेट है तो पैसे ज्यादा आना चाहिए। एक खिजरी जमा नामक एक कर हुआ करता था, खिजरी जमा। ये अधिकारी दबा ले रहे थे क्योंकि ढीला ढाला चल रहा था, सिराजुद्दौला अनुभवहीन था, उसी के समय से गड़बड़ हुआ, उसके पीछे आप दिखा दिखा था तो टाइट रखता था। तो पता चला खिजरी जमा जो है सिराजुद्दौला के समय से लोकल जो रेवेन्यू ऑफिशियल से वसूलते थे अपने पास रख लेते थे, रॉयल ट्रेजरी तक पहुंचता ही नहीं था। तो खिजरी जमा नामक कर जिसे राजस्व अधिकारी स्वयं रख लेते थे, स्वयं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, स्वयं रख लेते थे। उसकी वसूली, मतलब वसूली क्या, उसकी शाही खजाने में, मतलब नवाब के खजाने में कर लीजिए, शाही तो अलग हो जाएगा, नवाब के खजाने में आवक सुनिश्चित किया कि सब लोग जमा करेंगे, दंडित किया अधिकारियों को। तो रेवेन्यू बढ़ रही है, अब देखो पैसा चाहिए ना, कोई सुधार करना, ताकत बढ़ाना है, तो ठीक है। कुछ नए अबवाब लगाए, अबवाब, कुछ नए, ये सरचार्ज टाइप का होता है, अबवाब लगाए। ये महोदय चाह रहे थे कि इनकी ताकत बढ़े, ठीक है। तो नए अबवाब, मतलब अबवाब का मतलब होता है उपकर, करों पर जो कर लग जाता है उसको क्या कहते हैं, उपकर। तो नए अबवाब या उपकर लगाए, ठीक है। और जो राजस्व, भू राजस्व था, भू राजस्व को 3/32 की दर से बढ़ा दिया, मतलब छोटी सी वृद्धि थी की दर से बढ़ा दिया। ये थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा करके ये चाह रहे थे कि राजकोष थोड़ा मजबूत हो, फिर अंग्रेजों से हम दो दो हाथ करें। खतरनाक इरादे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अंग्रेजों से दो दो हाथ करना चाह रहे हैं, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने चाह रहे हैं। सियारुल मुतखैरीन के लेखक गुलाम हुसैन, हम लोग पीछे चर्चा की, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था बुक का नाम, सियारुल मुतखैरीन, इसके लेखक हैं सियारुल मुतखैरीन, बुक का नाम है। इस काल में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ब्लैक होल ट्रेजरी वगैरह के बारे में इसने नहीं लिखा, ये भी हमने चर्चा किया। गुलाम हुसैन, क्या नाम है इनका, गुलाम हुसैन। इसने देखा कि पहला नवाब है, इसके बाद अली वर्दी खां के बाद अब आने वाले तमाम नवाबों में पहला नवाब है कौन, मीर कासिम, जो एक्टिवली शासन प्रशासन को बेहतर करने की दृष्टि से विशेष ध्यान दे रहा है। तो इसने तारीफ किया, ये सब करके स्टेट को मजबूत बनाना चाह रहा था, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे एक व्यक्ति जो किसके रामो कर्म पर नवाब बना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसी के विरुद्ध खड़ा होने की, और स्वतंत्र शासक ने, अगर डिफैक्टो बात किया जाए, वास्तव में बात किया जाए, तो बंगाल जीत चुके हैं अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों का है। वो तो कूटनीतिक कारणों से सीधे अपने हाथ में सत्ता नहीं लेते हैं, नवाब बदल करके दिखाते हैं कि हम ही वास्तव में यहाँ के कौन है, मालिक है, ठीक है, हम ही यहाँ का है तुम्हारे, हम नवाब बनाने वाले नहीं, किंग मेकर हम हैं, तो हम जिसको चाहेंगे वही नवाब बनेगा, जब इसमें देख काम करके उतार सकते हैं किसी को भी, अभी आगे आप देखेंगे। ये सब स्थितियां चल रही थी, ठीक है। इस समय से जो ट्रिगर का पॉइंट करता है, वो काम करता है, वो नायब सूबेदार को जिन्होंने हटाया ना और उसकी हत्या कर दी, इसका परिणाम क्या होता है, राम नारायण को इन्होंने उतार करके हत्या कर दिया, उसकी पद से हटा करके। उसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि ये आदमी अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक सैनिक अधिकारी था पास में, पटना के पास जिसकी सेना थी, उसने अटैक कर दिया, पटना पर कब्जा कर लेता। फिर अब इनको लगा, अरे तुम्हारी इतनी जरूरत तो हमारे विरुद्ध लड़ोगे, तो मीर कासिम ने अटैक कर दिया और उस अधिकारी को पराजित करके फिर से पटना पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब कंपनी को लगने लगा कि अभी ज्यादा कर रहा है। इसी बीच में झगड़ा शुरू हुआ, उसका एक और बड़ा कारण था, हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं कि दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज करते थे। किसका दुरुपयोग करते थे, दस्तक। दस्तक क्या था, दस्तक जो था ये ट्रेड पास था, ट्रेड पास, ठीक है, ठीक। ये पहले शुरुआत में मुगल अथॉरिटी इशू करी थी, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि किस तरह से 1651 में पहली बार मिला था, ठीक है। बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने दिया था, फिर उस पर उसकी पुष्टि करने का काम, उसको मुहर लगाने का काम फर्रुख शेर ने 1717 के फरमान से कर दिया था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें कहा था 3 लाख के बदले, 3 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का कंपनी को अधिकार है। ये किसने दे दिया था, फर्रुख शेर ने। फिर परिणाम क्या होता है उसका, इस ट्रेड पास का जो पहले पास इशू करते थे वो हमारे मुगलों के अधिकारी इशू करते थे, लेकिन बाद में आप देख लो धीरे धीरे शिथिल हो रहा, फिर बंगाल अलग हो गया, तो कोई इनके पास डिपार्टमेंट थी बेहतर, इन्होंने, अब आप देखिए लापरवाही, इन्होंने ये अधिकार कंपनी के अधिकारियों को दे दिया कि तुम्हारा माल है तो तुम लिख करके एक इशू कर दो, जो कुछ अथॉरिटी अथराइज किए गए कि इस रैंक का अधिकारी लिख करके पास बना करके अपने गाड़ीवान को दे दिया जो माल लेकर के जा रहे हैं, तो उसको कहीं रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो परिणाम ये होता है कि जो मतलब अंग्रेज थे उन्होंने इस दस्तक का दुरुपयोग शुरू कर दिया, ट्रेड पास का। इसके साथ ये लोग निजी व्यापार भी करने लगे, जबकि किसको मिला था, निजी व्यापारिक माल पर भी इसका इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। और दूसरा किस पर दुरुपयोग करने लगे,
भारतीय व्यापारी के माल, इन पर भी ये दुरुपयोग करने, किसका दुरुपयोग होने लगा? दस्तकों का इस्तेमाल, यानी ट्रेड पास मिला था सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का माल है तो उस पर कोई ट्रेड चुंगी नहीं लगेगी। मैं पीछे कई बार चर्चा कर चुका हूं। भारतीय व्यापारी 5% देता था कस्टम, उसमें चुंगी कहलाता था, और विदेशी व्यापारी 10% देते थे, और कंपनी को एक मुश्त केवल 3000 भुगतान करती थी कंपनी, पूरे साल उसे कुछ और देना नहीं होता था। तो आप समझिए कंपनी का इतना बड़ा व्यापार था, वो 1% भी नहीं आता, 10 में आता होगा, समझ रहे ना? तो इस नाते भारतीय ट्रेडर भी 5% दे रहा है, उसको लगा कि कंपनी के साथ डील कर लेते हैं तो फायदा हो जाएगा। ये लोग अपना निजी व्यापार करते 10% लगता, तो उसी दस्तक के साथ अपना माल भी निकाल देते थे। इससे स्टेट के रेवेन्यू का बड़ा लॉस हो रहा था। मीर कासिम ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। मीटिंग हुई कलकत्ता काउंसिल के साथ में, नवाब की मीटिंग होती है, ठीक है, कि इसका दुरुपयोग मत करिए। वो लोग नहीं माने क्योंकि वो लोग तो मालिक लोग थे। फिर क्या करता, कहता है गुस्से में मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार से चुंगी ही हटा दिया। क्या कर दिया? आंतरिक व्यापार से चुंगी हटा दिया। किसने हटा दिया? मारे गुस्से किसने बोला कि चुंगी ही नहीं। इसको 45 लाख का क्षति हो रहा था फ्रॉड से, जो ये गड़बड़ी हो रही थी, इससे 45 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था इसके ट्रेजरी को, बंगाल की ट्रेजरी को। तो अब जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नुकसान था। इसने कहा कि भाई तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग ज्यादा वो कर रहे हैं, कंपनी के माल के लिए मिला है ये, और अपना ही तो नहीं ले जा रहे हैं, भारतीयों के साथ इसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो भारतीय माल पर जो हमें चुंगी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, और इसलिए हमें 45 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। उसने क्या किया? सारा चुंगी हटा दिया। अब भारतीय व्यापारी और अंग्रेज सब एक बराबर में आ गए। अभी तक भारतीय व्यापारी का माल महंगा होता था। मान लीजिए भारतीय व्यापारी का 5% चुंगी था, और ये डील करके 3% पर ही कंपनी के किसी उसके साथ अपना माल निकाल लिया। जो ईमानदार था तो 5%, तो 100 रुपए माल है तो 105 का हो जाएगा। जो थोड़ा चालाक भारतीय था वो कंपनी के दस्तक का दुरुपयोग करवा लिया डीलिंग करके, तो भी उसको 103 रुपया, फिर भी कंपनी का दाम तो मतलब 100 रुपया ही पड़ेगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं देना था। 3000 बहुत छोटा अमाउंट है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा है? अब ऐसे समझो, एक जो भारतीय व्यापारी है जो ईमानदार है 5% चुंगी दिया, तो उसके माल की कॉस्ट कितनी हो गई? 105 रुपए हो गई। एक जो भारतीय व्यापारी है चालाक है, वो 3% पर डील कर ले, 2% उन्हें दे दिया, तो उसके सामान की कीमत 103 रुपए हो गई। अंग्रेज व्यापारी है, उसकी चुंगी तो बहुत नॉमिनल है, जो फ्रॉड कर रहा है अपने निजी व्यापार पर, तो उसका 100 रुपया है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, तो उसके दाम, सामान का दाम कितना हुआ? 100 रुपया। अब आप देखो किसका माल बिकेगा? इसका माल सबसे ज्यादा बिकता था, क्योंकि ये सस्ता पड़ता था, प्रॉफिट भी इसको ज्यादा होती थी, समझ रहे ना? अब क्या हुआ, इसने चुंगी हटा दिया, मतलब ये जीरो कर दिया। ये 5% 10% था, इसको घटा करके उसने 0% कर दिया। अब सबका माल 100 रुपए के बराबर आ गया। अब मालिक लोग थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, तो कंपनी के लोगों को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा अच्छा, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं कर रही है। नवाब पर आरोप लगता है कि वो विदेशियों के साथ साठ-गांठ करके क्या कर रहा है, डचों के साथ ऊपर, मतलब षड्यंत्र नहीं, डचों के नहीं, ये हुआ कि वो विदेशियों के साथ सेना में रख करके विदेशियों को आधुनिकीकरण करके और ये चुंगी हटा करके हमको खुली चुनौती दे रहा है, इस नाते इसे हटा दिया जाए। फिर क्या करते हैं, उस बूढ़े नवाब को, मीर जाफर को फिर से ले आते हैं कि भाई तुम ही ठीक थे, तुम वापस आ जाओ। तो 1763 में इन्होंने क्या किया, किसे हटा दिया? 1763 में मीर कासिम को इन्होंने अपदस्थ करके फिर मीर जाफर को इन्होंने बना दिया। ठीक है, किसको बना दिया? तो 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया गया। किसके बना दिया गया फिर? पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये फिर बूढ़ा था काफी, ये 1763 से 65 तक रहेगा, 65 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सारी शर्तें, अब बूढ़ा भी काफी हो गया है और देख चुका था सब कुछ, तो ये हर शर्त स्वीकार कर लिया, जैसी मर्जी वैसे शासन करो, बस मैं नवाबी मिल गई वापस, से ज्यादा क्या चाहिए, इस उम्र में फिर से मिल गई, तो खुश था। कौन खुश है? मीर जाफर खुश है, कंपनी भी खुश है, चल रहा है। लेकिन इसने क्या किया, मीर कासिम आप देख रहे हैं बड़ा स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था, मीर कासिम से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्या करता है, बंगाल के खजाने का एक हिस्सा लेकर के यहाँ से और सेना लेकर के निकल जाता है, और मीर कासिम जाकर के कहाँ पहुंचता है? मीर कासिम भाग करके अवध चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मीर कासिम अवध चला जाता है, पड़ोसी राज्य है अवध। अवध का मतलब क्या हुआ, बिहार से आगे बढ़ेंगे, बक्सर से आगे बढ़ेंगे, बलिया, यहाँ से शुरू हो जाता था अवध, ठीक है, गोरखपुर से। तो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचता है? अवध यानी लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ में उस समय नवाब थे शुजाउद्दौला। कौन थे नवाब? अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला। ठीक है, तो शुजाउद्दौला के पास ही पहुंचता है, कहता है कि साहब अगली बारी आपकी है। अंग्रेज बंगाल ले लिए, अवध बहुत दिन तक खैर नहीं मना सकता, कैसे करें, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उनकी ताकत बहुत बढ़ रही है। साउथ वाली भी खबर आ रही थी कि अंग्रेज वहां क्या करना है, सभी का कैसे दमन कर चुके हैं, फ्रांसीसियों वगैरह का, अब तक तो आप देख रहे हैं सबको बाहर कर चुके हैं। तो अवध के नवाब को समझ में आ गया, ठीक है,
इसने कहा कि देखो हम लोग तो बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मुगल बादशाह अगर हमारा साथ देने को तैयार हो जाए तो हम लोग इनके साथ एक लड़ लेते हैं, क्योंकि देखते हैं जो किस्मत में होगा। इनको उम्मीद भी थी कि हम जीत जाएंगे, इनकी अंग्रेज हैं, हमारे पास तो इतनी बड़ी सेना हो जाएगी। यानी किसकी किसकी सेना? मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब की सेना, और अगर मुगल बादशाह भी साथ में आ जाता है, इनको उम्मीद थी कि आ जाएगा तो हमारे पास एक बड़ी सेना हो जाएगी, और अभी वक्त है कि हम किसको खदेड़ दें, यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात कन्विंस कर ले गया मीर कासिम। ये दोनों जाते हैं, यानी शुजाउद्दौला और मीर कासिम कहाँ जाते हैं? मीर कासिम, अब आप हालत देखिए, ये दोनों जाते हैं किसके पास में? मुगल बादशाह, जो अवध के ये क्षेत्र में रह रहा था। मुगल बादशाह का था इसमें शाह आलम, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय। इनका पहले का नाम अली गौहर था, कई बार पूछा जाता है ये भी, अली गौहर। इनकी थोड़ी सी दशा समझ लीजिए। अली गौहर साहब जो थे, ये इतना षड्यंत्र चल रहा था इनके दरबार में, मुगल दरबार में, आगरा में, कि एक बंगस पठान जो बरेली और आसपास के इलाके में है, उन्होंने इनको भरे दरबार में सिंहासन से उठाकर गिरा दिया और इनकी आंख में जबरदस्ती कोई केमिकल डाल दिया, जिससे इनकी आंख की रोशनी काफी हद तक चली गई। और जनाब इतने डर गए ये कि ये भाग करके कहाँ चले जाते हैं? इलाहाबाद में। वहाँ काफी सुरक्षित महसूस करते थे। तो सोचे कि दिल्ली और आगरा के जो झमेले हैं, दरबार में इतने कला हैं, कई लगे होते थे कि हमें बना दिया मुगलों ने। आप देखिए बाद के मुगलों में बहुत ज्यादा सत्ता को लेकर मार काटना चाहिए, भाई भाई को मार दे रहा था। औरंगजेब के बाद शुरू हुआ कत्लेआम भाइयों का, और वो चलती रही श्रृंखला, ठीक है, लास्ट तक लगभग आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र चलता रहा। तो दरबारी षड्यंत्र से बचने के लिए अली गौहर या शाह आलम कहाँ भाग आया था? इलाहाबाद, जिसे हम प्रयाग कहते हैं। तो इलाहाबाद में सब ये दोनों जाकर के मिलते हैं और उसको कन्विंस कर लेते हैं कि अभी वक्त है थोड़ा मोड़ा हमारे पास, अगर पैर जमा लिए, अभी डायरेक्ट नहीं था बंगाल में अंग्रेजों का, कि अगर बंगाल पर मजबूती से खड़े हो गए तो फिर क्या करेंगे। इन्होंने बताया कि देखो हमसे पैसा वसूलना है हमारे देश में लड़ने के लिए, ठीक है, कम से कम नाम के लिए तो भारत का शहंशाह मुगल बादशाह था। अभी खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का बोला जाता था। खल्क मतलब दुनिया, जिसका है खुदा का, मुल्क इसका है बादशाह का है, ठीक है। तो ये सब नाम मात्र के लिए अधीनता तो स्वीकार ही करते थे बादशाह की। तो ये लोग अब तैयारी करते हैं कि एक बार लड़ लिया जाए। किससे लड़ लिया जाए? एक बार अंग्रेजों से बल भर लड़ लिया जाए, ताकि बाद में पछतावा ना रहे, और ये ना हो कि हमने देखो मौके का फायदा नहीं उठाया और अंग्रेजों से भी हम निपट सकते हैं। परिणाम ये होता है, ये तीनों की सेनाएं सम्मिलित रूप से तैयार हुई। अब अंग्रेज ऐसे चुपचाप बैठे नहीं थे, ठीक है, अंग्रेज भी सारा कुछ खबर ले रहे थे कि मीर कासिम भागा तो कहाँ गया, किससे मिला, उनका खुफिया तंत्र लगा हुआ था। उनको पता लगा कि ये लोग तीनों मिल करके और सम्मिलित सेना लेकर के चढ़ाई करने वाले हैं। तो पहले से ही आकर के बैठे हुए थे, अपना रणनीति वो करके कहाँ से एंट्री करेंगे, गंगा के किनारे से जाएंगे बक्सर होकर के, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 63 में घटना हो चुकी है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ, ठीक। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और इस समय क्या होता है, इस युद्ध में तीनों सेनाएं, कौन कौन सी तीनों सेनाएं हम लोग देख चुके, कौन कौन सी तीन सेनाएं हैं? पहली सेना है जो उसमें हमेशा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हैं। तो नंबर 1 पर किसकी सेना है? पहली सेना है मुगल बादशाह की, ठीक है। दूसरी सेना किसकी? अवध के नवाब की, ठीक है। अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। और तीसरी सेना है भगोड़ा। अभी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ का वो नहीं रह गया है। इसी नाते पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप देख रहे हैं पीछे मिल जाकर फिर आ गया है, ठीक है। ये भगोड़ा नवाब है, या 10 नवाब कहलाता है। अपने आप को नवाब कहलाने की, नवाब कहलाने लायक भी नहीं है, लेकिन इसने स्वीकार नहीं किया था, अपने आप को नवाब भी कहलाता था, क्योंकि विद्रोही था। तो तीनों की सम्मिलित सेनाएं हैं, और दूसरे तरफ कौन है? अंग्रेज की सेना है, जिसके पास बंगाल की सेना का अच्छा खासा हिस्सा था। तो 22 अक्टूबर को ये युद्ध होता है। कब होता है? 22 अक्टूबर को, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ? बड़ा ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। तो तीन सेनाएं कौन कौन सी हैं? तीन सेनाएं, कौन कौन सी तीन सेनाएं हैं? पहली मुगल बादशाह, दूसरी अवध के नवाब, नाम पूरा ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, अवध के नवाब शाह शुजाउद्दौला, और तीसरी है किसकी? मीर कासिम, यानी बंगाल के अपदस्थ नवाब। ठीक है। इन तीनों की सम्मिलित सेनाएं कहां मिलती हैं? बक्सर के मैदान में मिलती है, ठीक है। कहां मिलती है तीनों सेनाएं? बक्सर के मैदान में मिलती हैं। 22 अक्टूबर को जबरदस्त युद्ध होता है। इनकी तीनों सेनाएं मिला करके लगभग 50,000 की संख्या है, और दिल खोल करके युद्ध, जम करके युद्ध हुआ। इस बार वो नहीं था कि षड्यंत्र हो गया तो भाई उनकी सेना श्रेष्ठ थी या जो भी थी। यहाँ जो हुआ, दोनों तरफ से अपने अपने जो है मतलब पूरी ताकत झोंकी जाती है, और अंत में परिणाम क्या होता है कि पराजित होते हैं। कौन पराजित हो गया? जाहिर सी बात थी, अंग्रेजों से इन तीनों की सम्मिलित सेनाएं पराजित हुई, और ये तो भाग गया, ठीक, पलायन कर गया, देखा भाग रहे हैं, ठीक है। बाद में इधर भटकते हुए बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इन दो लोगों ने पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने, आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, मुगल बादशाह। अब देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, अंग्रेजों की सेना के सामने इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? मुगल बादशाह। भारत का संप्रभु कौन है? इस बार भारत लड़ रहा था, ध्यान से देखना,
इस बार टेक्निकली बात करें तो भारत लड़ रहा था, क्योंकि नाम के लिए मुल्क किसका था, बादशाह का। बादशाह कौन था, मुगल बादशाह था। ठीक है, कौन सा, आलम द्वितीय, वो पराजित हुआ। दूसरा कौन पराजित हुआ, एक बड़ी ताकत अवध था, पूरा उत्तर प्रदेश खा लीजिए, अवध पराजित हुआ। ठीक, किसकी सेना भी थी। तो अब आप देखें टेक्निकली भारत पराजित हुआ, समझ रहे हैं ना। ये बहुत बड़ी विजय थी, इसकी बहुत बड़ी विजय थी, अंग्रेजों की बहुत बड़ी विजय थी। लेकिन इस विजय से अब साफ हो गया, क्या साफ हो गया इस विजय से, काफी तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब दोनों सरेंडर करते हैं। ठीक, अब ये था कि आप देखेंगे बहुत चालाक इनका लीडर था लॉर्ड क्लाइव, वो इस समय इंग्लैंड वापस लौट चुका था। सब कहते हैं भारत का पूरा भारत हमारे कदमों में गिर पड़ा है इस समय, देख रहे हैं ना हालात। तो इन्होंने सोचा कि बढ़िया संधि इनसे करना है, इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, समझ गए ना। अब इनसे क्या करना है, मैक्सिमम इनसे कंसेशन ले लेना, डील कर लेना। यानी इनको पता था कि भारत का भाग्य इनको एक तरीके से सामने परोस दिया गया है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा ओकेजन है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि क्लाइव को वापस भेजा गया। 1764 में जैसे ये खबर पहुंचती है, वैसे ही क्लाइव को वहां तुरंत फिर से बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। 57 से 60 तक का तो चला गया था ये, 64 में फिर इसको अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन आने में टाइम लगता है, वहां से 6 महीने 7-8 महीने तक लग जाते हैं। जहाजों में बड़े इंजन तो बाद में लगे, मतलब ये मान के चलो 1800 के आसपास तक लगे हैं ना। तो इस नाते 7 महीने 8 महीने तक टाइम लग जाता था। तो ये आता है कब, 1764 में युद्ध हुआ अक्टूबर में, और आप देखेंगे कि ये पहुंचता है वापस 1765। ठीक है, तब तक एक संधि के दस्तावेज पर चर्चा चल रही थी, पूरी व्यवस्था हो रही थी। और अंत क्या हुआ, मुगल बादशाह, अवध के नवाब, और इसी बीच आप देख रहे 1765 में किसकी डेथ हो गई थी, मीर जाफर की डेथ हो गई थी। तो इन तीनों से संधि कर ली गई और एक तरह से कहिए लिखवा लिया गया, किससे, भारत के मुगल बादशाह से। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ले लिया गया, अवध संरक्षित राज्य बन गया। तो प्लासी में जो कुछ हुआ था उस पर मुहर किसने लगा दिया, बक्सर लगा दिया। हम लोग बात कर रहे थे कि इलाहाबाद में था, सहारन कहाँ बैठा हुआ था मुगल बादशाह, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में 2 संधियां होंगी, 12 अगस्त और 15 अगस्त 1765 को। संधि का जो दस्तावेज तैयार किया गया था क्लाइव के निर्देशन में, और क्लाइव ही आकर के इनसे संधि करवाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बक्सर का युद्ध जो हुआ, उसने प्लासी पर मुहर लगाने का काम किया। किस पर मुहर लगा दिया, प्लासी तो षड्यंत्र था, एक झड़प मात्र था, लेकिन यहाँ भयानक युद्ध चला। तो प्लासी के युद्ध पर किसने मुहर लगा दिया, प्लासी के निर्णय पर बक्सर ने मुहर लगा दिया। ठीक है, मुहर लगा दिया। मुहर लगाना मतलब उसको पक्का कर देना। क्या मुहर लगा, किस तरीके का, एक चीज इसमें और घटित हो गई इसी बीच में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। हम लोग अभी चर्चा में नहीं लाए हैं उस इशू को। मराठे भारत में बहुत तेजी से राइज कर रहे थे, लग रहा था कि मुगलों के खंडहर पर मराठों का साम्राज्य स्थापित होगा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बुरी तरीके से 1761 में मराठों को पराजित कर दिया। उसके बड़े बड़े सारे जनरल्स मार दिए गए, बहुत बड़ी गद्दारी देश में हुई थी, बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि वो हिंदू शक्ति बड़ी थी। तो अवध के नवाब, ठीक है, और कुछ और लोगों ने मिल करके एक बड़ा षड्यंत्र रचा था कि मराठों को, जो मराठे मुगल बादशाह को संरक्षित बना लिए थे, किस तरह से इनको अप्रूट किया जाए। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब्दाली तो आक्रमण किया, लूटपाट किया, वापस लौट गया। लेकिन बक्सर ने क्या निर्णय दे दिया, तो पानीपत ने मराठों को कमजोर कर दिया और बक्सर ने किसे उठा दिया, अंग्रेजों को। तो बक्सर ने निर्णय कर दिया कि अब मुगलों के खंडहर में साम्राज्य किसका बनेगा, मराठे तो चुक चुके हैं। हालांकि टाइम मिलता फिर खड़े हो जाते, आप देखेंगे बाद में नाना फडणवीस वगैरह के अध्यक्षता में फिर आगे खड़े होंगे 1780 के दशक में। लेकिन बीच का ऐसा शून्य पैदा हुआ, कंपनी की किस्मत थी, भारत के भाग में गुलामी थी, और इस नाते सब हुआ। 1764 में जो पराजय हुई वो दिखा दिया कि अब भारत पर कौन शासन करेगा, अंग्रेज भारत पर शासन करेंगे। ये निर्णय हो गया, स्पष्ट रूप से निर्णय हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि बंगाल बिहार उड़ीसा का आगे क्या स्टेटस बनता है, किस तरह से मुगल बादशाह अपने हैंड से लिख करके उस पर सील लगा करके किस तरीके से बंगाल बिहार उड़ीसा किसके चरणों में समर्पित कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यही तक अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर आप दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।